थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। तो आज मैं आप लोगों को मिलेनियम फेलोशिप के बारे में बताऊंगी। पहले तो इफ़ यू गाइस कुड टेल मी विद द शो ऑफ हैंड्स अपना ऑप्शन करके कि आप में से किसी को इस फेलोशिप का पता है फिलहाल, बिकॉज जितना मैंने नोट किया नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर फेमिलियर विद दिस फेलोशिप फॉर सम रीजन विच इज़ वेरी स्ट्रेंज टू मी। बट अगर आपको पता है तो इफ़ यू कुड जस्ट टाइप इट डाउन और रेज योर हैंड ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया भी हो जाए। बट आई विल बिगिन एंड शेयर अ बिट कि ये है क्या। तो बेसिकली ये फेलोशिप इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एकेडमिक इम्पैक्ट एंड द मिलेनियम कैंपस नेटवर्क। ये पूरा एक सेमेस्टर लॉन्ग फेलोशिप होगी जिसमें आपकी लीडरशिप डेवलपमेंट तो होगी, लेकिन मेन गोल क्या है कि आपने एक सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट लीड करना है। बाय सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट नेसेसरली व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ कि आप जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं आप उनकी तरफ काम कर रहे हो किसी भी तरह। उनके जो डिफरेंट गोल्स हैं आपने वो रिव्यू करने हैं सबसे पहले जाके, अगर आप इस एप्लीकेशन को कंसिडर भी कर रहे हैं। इसकी डेडलाइन अभी है 31 मार्च, सो थोड़े कम दिन रहते हैं। एंड आई अंडरस्टैंड के टाइम कम है, लेकिन इट इज़ स्टिल वेरी मच पॉसिबल टू सेंड इन योर एप्लीकेशन बिकॉज इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप इसको ईजिली लाइक 1-2 दिन दें तो ये आराम से हो भी सकती है। तो फर्स्ट स्टेप आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको पता हो कि एसडीजीज़ हैं क्या, या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स देखें, आपको पता हो कि ये क्या है। उसके बाद आप एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन भी कर सकते हैं। इसमें व्हाट विल हैपन इज़ दैट दे विल चूज़ अराउंड 8 टू 20 मिलेनियम फेलोज़ हर एक कैंपस से। तो ये एक कोहॉर्ट बेस्ड फेलोशिप है बेसिकली। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपकी यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 8 और लोगों ने अप्लाई नहीं किए या उनको उनकी एप्लीकेशन उस क्वालिटी की नहीं लगी, तो आपकी एप्लीकेशन अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट हो जाएगी, विच इज़ वाई इट इज़ अ रिलेटिवली वेरी सिलेक्टिव फेलोशिप। एंड बैक व्हेन आई अप्लाइड आई वाज वेट लिस्टेड। तो इसका प्रोसेस सारा ऑलमोस्ट 1 साल चला था एंड आई गॉट वेट लिस्टेड बिकॉज दे डिड नॉट find good quality applications from my campus, from my university, and what they did was कि उन्होंने टाइम लिया और उन्होंने कहा कि वो एप्लीकेशन रिव्यू करेंगे दोबारा, और अगर इनका 8 का क्राइटेरिया मीट होगा तो वो फेलोशिप रन होती है उस कैंपस पे। तो मेरी यूनिवर्सिटी में यही था। एंड इवन दो मेरी यूनिवर्सिटी में इस फेलोशिप की काफ़ी मार्केटिंग थी बिकॉज पिछले कोई आई थिंक 2018-2017 से हर साल कोई ना कोई कोहॉर्ट हमारी यूनिवर्सिटी से सिलेक्ट हो रहा था इस फेलोशिप के लिए। तो हमारा बैच वाज द फर्स्ट वन, मेरी क्लास जो थी जिसमें लोग मतलब वेट लिस्ट हुए थे बिकॉज उनको एप्लीकेशन इतनी खास नहीं लगी थी, विच अगेन एम्फेसाइजेस कि ये कितनी सिलेक्टिव है। बिकॉज अगर 5-6 साल से एक जगह ये फेलोशिप चल रही है और उसके कैंपस से भी लोग नहीं सिलेक्ट हुए थे इनिशियली, तो आई थिंक दैट स्पीक्स फॉर द फैक्ट कि ये सिलेक्टिव फेलोशिप है। सो आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप सिर्फ खुद अप्लाई नहीं कर रहे, आप और लोगों को भी बता रहे हैं इस फेलोशिप के बारे में, अपनी क्लासमेट्स, अपने जूनियर्स, सीनियर्स। अगर आप अपने फर्स्ट ईयर ऑफ अंडरग्रेड में भी हैं फॉर इंस्टेंस, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। और आप अंडरग्रेड में होना आपके लिए ज़रूरी है, आपका एक सेमेस्टर एटलीस्ट रहता हो ताकि आप जब अप्लाई करें एंड व्हेन यू हियर बैक तो आपके पास एक सेमेस्टर हो ये फेलोशिप पे काम करने का। एप्लीकेशन लाइक आई मेंशन्ड इट इज़ प्रीटी सिंपल। इसके 2 फेजेस हैं। पहला जो फेज़ है उसमें आप एक प्रपोज़ल प्लान पिच करते हो। वो आपसे बेसिक सवाल पूछेंगे कि आपने किस एसडीजी पे काम करना है। जैसे फॉर इंस्टेंस आई वर्क टुवर्ड्स एसडीजी 3 व्हिच इज़ गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग। तो मैंने उस पे एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था स्क्रैच से। बट इनिशियल स्टेजेस में इट वाज़ जस्ट अ प्रपोज़ल कि मैं बता रही थी कि अच्छा मैं इफ़ आई वांट टू वर्क टुवर्ड्स वुमेन मेंस्ट्रुअल हाइजीन वगैरह, तो मैं ये किस तरह काम करना चाहती हूँ या मुझे क्यों लगता है ये काम ज़रूरी करना क्यों है, बस इससे ज़्यादा। और जो प्रोजेक्ट डिटेल भी थी प्रपोजल में, उसमें आप बहुत ब्रीफली बताते हो कि आपका एम क्या है करने का। और अगर उनको आपका आइडिया अच्छा लग जाए देन आप शॉर्टलिस्ट होते हो फॉर फेज 2। जो सेकेंड राउंड है दैट इज़ रिलेटिवली डिफ़िकल्ट क्योंकि वो लेंथी है आपकी एप्लीकेशन। तो जब अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा मैं शॉर्टलिस्ट हो गया हूँ, तो अब मुझे इस एप्लीकेशन को एक्चुअली जेन्युइनली टाइम देना पड़ेगा। बिकॉज़ आई रिकॉल के आई थिंक इट टुक मी अराउंड 7-8 आवर्स उसकी राउंड 2 सिर्फ एप्लीकेशन फिल इन करने में। और अभी मैंने एक प्रोजेक्ट आईडी और हर चीज़ मैंने एक ज़हन में कंस्ट्रक्ट की हुई थी कि अच्छा मैंने इस तरह करना है, मैंने मंथली ब्रेकडाउन अपनी एक्टिविटीज़ का ये देना है। बट स्टिल इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू ड्राफ्ट माय एसेज, अराउंड 6-7 एसेज आपके होंगे। और इसमें ये नहीं होगा कि
अच्छा आपने जितना ज़्यादा लिख लिया उतना आपको चांस है। इसमें ये है कि आप जितने स्पेसिफिक हो और आप रियलिस्टिक हो उतना आपका चांस है कि अगर कुछ चीज़ आप उन्हें प्रेज़ेंट कर रहे हो जो अचीवेबल है, अटेनेबल है, जिसकी ज़रूरत है आपकी सोसाइटी में, तो फिर नेचुरली योर लाइक चांसेस टू गेट एक्सेप्टेड डू इंक्रीज़। आप एक से ज़्यादा एसटीजी को भी टारगेट कर सकते हो अगर आपको लगता है। और इसमें ये है कि आपके जो कैंपस है, उसपे एक ग्रुप है, लाइक आई मेंशन कोहॉर्ट बेस्ड है, राइट? तो उसपे एक लीडर 2 लीडर्स यूजुअली होते हैं, जिन्हें कैंपस डायरेक्टर्स कहा जाता है। तो आप अपनी एप्लीकेशन में इंडिकेट करते हो कि अच्छा मैंने कैंपस डायरेक्टर के रोल के लिए अप्लाई करना है। उसका फिर ये होता है कि यू हैव अ सेपरेट इंटरव्यू व्हिच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस एप्लीकेशन। अगर लाइक आपने फेलोशिप के लिए सिर्फ अप्लाई करना है तो यू डू नॉट हैव लाइक एन इंटरव्यू। आपकी सिर्फ जो रिटन एप्लीकेशन मटेरियल है और आपका एक एकेडमिक रेफरेंस लेटर, दैट इज़ अबाउट इट। बट अगर आपने अप्लाई करना है फॉर अ कैंपस डायरेक्टर रोल, देन यू डू नीड टू गो थ्रू द इंटरव्यू प्रोसेस। लास्ट ईयर आई वाज़ पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमिटी और मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ क्रीट ग्रीस, नाइजीरिया की एक यूनिवर्सिटी, उन सब के एप्लीकेशंस रिव्यू की थी। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि आप अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, यू मेक श्योर कि दे आर स्पेसिफिक एंड दे आर रियलिस्टिक। आप हवा में बातें ना कर रहे हो, बल्कि आप जो लिख रहे हो आपको भी पता हो कि अच्छा मैंने लिखा है तो ये रियलिस्टिकली हो भी सकता है कि नहीं। अगर मैं लिख दूँ कि मैंने पाकिस्तान में हंगर का मसला ख़त्म करना है, तो रियलिस्टिकली अनफॉर्चुनेटली एज़ मच एज़ आई वुड लव टू डू दैट, दैट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ अटेनेबल, बिकॉज़ सालों से गवर्नमेंट्स भी वो चीज़ कर रही हैं फॉर इंस्टेंस, तो वो एक गोल नहीं अचीव हो रहा। तो आपने बेबी स्टेप्स लेने हैं। आप आइडियलिस्टिक हों ज़रूर, बट इतने ना हो कि इट अपीयर्स टू बी अनरियलिस्टिक ऑनेस्टली। अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज़ के एप्लीकेशन के दौरान जब सिलेक्शन कमिटी रिव्यू कर रही होती है, सो समथिंग दैट वी वर टोल्ड लास्ट ईयर वाज़ टू लुक आउट फॉर स्पॉटलाइट फेलोज़। I was featured as a spotlight fellow. Like when I was accepted, तो उसके 1-2 महीने बाद I got an email कि they want to feature me. And when you're selected as a spotlight fellow, तो आपका जो chance होता है to be invited to United Nations Academic Impact के events face to face, वो बढ़ जाता है. Because worldwide, if they're accepting 3,000 Millennium Fellows, 4,000 Millennium Fellows, जितने भी उसमें से सिर्फ spotlight fellows वो choose करते हैं 11, 12, 13 maximum. तो जो मेनली वो स्पॉटलाइट फेलोज़ के लिए प्रेफ़र करते हैं, वो फ़ील्ड्स होती हैं एआई की या पब्लिक हेल्थ की, और मेरा पब्लिक हेल्थ पे रिलेवेंट था प्रोजेक्ट ज़रा, तो आई फ़ील लाइक दैट इज़ व्हाई आई वाज़ सिलेक्टेड। बट इफ़ आपका इंटरेस्ट नहीं भी है इन फ़ील्ड्स में, तो ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं में जाएँ टू बी फीचर्ड एज़ अ स्पॉटलाइट फेलो, बिकॉज़ अगेन इट वेरीज़। कभी-कभार इन फ़ील्ड्स पे आपका प्रोजेक्ट ना भी जा रहा हो, तो फिर भी आपकी सिलेक्शन एज़ अ स्पॉटलाइट फेलो हो सकती है। So, my advice is कि do not confine yourself. I did discuss the rounds थोड़ा बहुत, तो अब मैं थोड़ी डिटेल में जाऊँगी कि राउंड 1 में सिर्फ 2 एसेज हैं, लाइक आई टोल्ड यू कि एक प्रपोज़ल टाइप है और एक है कि इसकी नीड क्या है, तो आपने एक थोरो नीड्स असेसमेंट टाइप करनी है। और अगर इसमें आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, उसके बाद आप राउंड 2 में आएँगे। राउंड 2 में आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बहुत डिटेल में बताना है, इन अराउंड 6-7 ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस। एक एकेडमिक रेफरेंस सबमिट करना है। अगर एकेडमिक रेफरेंस नहीं है आपकी, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी अनफॉर्चुनेटली। सो बी माइंडफुल ऑफ दिस, एंड आप लोग हमेशा अपने जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, इंश्योर दैट यू हैव अ गुड वर्किंग रिलेशनशिप विद देम, बिकॉज़ आपको जैसे इन एप्लीकेशन में रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, आपको आगे भी बहुत ज़्यादा मास्टर्स के एप्लीकेशंस और भी फेलोशिप कोई भी कहीं और भी आप अप्लाई करें, तो वन थिंग दैट इज़ वेरी बेसिक इज़ अ रेफरेंस लेटर। ये आपको लाइफ में हर जगह चाहिए होगा, एंड इट्स समथिंग वेरी बेसिक, वेरी सिंपल। बट अनफॉर्चुनेटली आई नो पाकिस्तान में आपको प्रोफेसर से अपना रेफरेंस लेटर लेना भी आसान नहीं है, इवन इफ यू डू हैव लाइक अ गुड वर्किंग रिलेशनशिप विद देम। मैंने बहुत मसला फेस किया था जब मैं स्कॉलरशिप्स पे अभी फाइनली मैं अप्लाई कर रही थी, लाइक बैक अराउंड 4 months बैक, तो मुझे ज़्यादा एहसास हुआ, इवन दो आई हैड गुड वर्किंग रिलेशनशिप्स विद माय प्रोफेसर्स, बट नॉट ऑल ऑफ देम विल बी विलिंग टू हेल्प यू। सो आप शुरू से देखें कि आपको क्या लगता है, कौन से प्रोफेसर would be a better fit for your application, for your programs, for your fellowships, and they would be willing to help you इस काम में भी, because again ज़रूरी नहीं सब आपकी इसमें हेल्प भी करें। और अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है राउंड 2 के बाद और आपने एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट प्रपोज किया, तो फेलोशिप के दौरान भी क्या हो सकता है कि अच्छा आपने अपने दोस्तों से बात की कि हम मिल के एक प्रोजेक्ट पिच करते हैं, तो आप इस तरह कर सकते हैं। आपके एसेस फ़र्क होंगे, बट आपने इंडिकेट करना होगा, दे गिव यू एन ऑप्शन कि इफ़ यू आर अप्लाइंग अलोन और एज़ अ ग्रुप। तो एज़ अ ग्रुप वाले में आप सिलेक्ट करते हैं और अपना प्रोजेक्ट का नाम लिख देंगे, सो दे विल नो कि अच्छा दीज़ पीपल आर गोइंग टू वर्क टुगेदर। बट
the United Nations Academic Impact, they're offering you this flexibility. Even if you're selected and then you choose to work on a different project in a group with other fellows on your campus, then you can do that. Just say I chose to work alone, which I will not recommend because the workload was immense, but I was pretty passionate about what I wanted to do. Like in a bunch of fellows on my campus, what they did was they all worked together. किसी ने एक project pitch किया था that was relevant to tutoring and educational inequity को वो basically target कर रहे थे. So all of them just joined hands together and all of them worked towards the same project. So उस तरह they had a lot of support and they had a good network and a good support system because they could rely on one another. And obviously these aren't like university के group projects कि अच्छा किसी ने ज़्यादा काम कर लिया किसी ने कम, सारा burden किसी पर आ गया. This is practical field work which will be recognized, and practical fieldwork is very different than the academic work that happens in groups. So my recommendation would be कि आप अपने ऊपर काम थोड़ा सा अगर कम करना चाहते हैं, and if you find someone else's project aligning with yours, then definitely do try to work together in a group. जो ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट्स है आपकी इस फेलोशिप पे, उसमें बेसिकली दे हैव डिफरेंट सेशंस एंड अराउंड 10 आई थिंक, एंड यू नीड टू अटेंड एटलीस्ट 7 ऑफ दीज, एंड इनके 3 वर्चुअल इवेंट्स भी आपने अटेंड करने. इनके जो वर्चुअल इवेंट्स हैं वो हर मंथ होते रहते हैं, तो उसमें से आपने कोई भी 3 अटेंड करने हैं. एंड ऑल्सो दे हैव दिस स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी सिस्टम. सो अगर वो आपको यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आप they'll believe you or they'll take your word for it, because a lot of times unfortunately people do take shortcuts के वो projects पे काम for instance अगर नहीं करते तो they just lie about it or they fake it, right? So either there's a strong accountability system, you need to submit like progress reports. I remember 3 progress reports during the entire semester, and towards the end of the fellowship आपने एक वीडियो भी सबमिट करनी है अराउंड 2 to 3 मिनट्स की, जिसमें आप बता रहे हो कि आपने प्रोजेक्ट में क्या किया. एंड इफ दिस इज कम्युनिटी दैट यू वर्किंग विद, दे आर नॉट कंफर्टेबल कि वो वीडियो में ना फीचर हो, तो आपने अपने काम की वीडियो बनानी है, एंड यू डोंट नीड टू शो देयर फेसेस. एंड इफ यू आर फीचरिंग देम, फिर आपने उनका इन्फॉर्म्ड कंसेंट जरूर लेना है, बिकॉज देयर इज अ होल दे हैव अ होल पोर्टल मिलेनियम फेलोशिप वाले, तो आप उधर हर चीज़ अपलोड करते हो. अगर कोई फीचर है आपकी वीडियो में, आपने इवन कंसेंट फॉर्म्स भी पोस्ट करने हैं, विच शोज कि ये कितनी मतलब अकाउंटेबिलिटी को वैल्यू कर रहे हैं एंड ऑनेस्टी को. आपने प्रोग्राम एंट्रेंस और प्रोग्राम एग्जिट इवैल्यूएशन फिल करनी है. प्रोग्राम एंट्रेंस में आप जब आ रहे होते हो कि आपको क्या बातें पता हैं, वो इवैल्यूएट करते हैं, एंड देन इट्स लाइक अ प्री टेस्ट पोस्टर्स बेसिकली. और प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइनल भी आपने अपनी वीडियो के साथ ही सबमिट करनी है. और जो कैंपस डायरेक्टर्स हैं उनका काम एडिशनल है. So they need to attend training sessions, and then they need to organize training sessions for the fellows on the campuses. Virtual भी हो सकते हैं, face to face भी, but campus directors do have like an additional responsibility. So only go for it if you're like confident in your ability to manage time, because it is not an easy feat. मेरी बहुत अच्छी दोस्त एक थी कैंपस डायरेक्टर फ्रॉम आवर कैंपस, एंड आई रिकॉल हर वर्किंग अराउंड द क्लॉक ड्यूरिंग द एंटायर सेमेस्टर, बिकॉज उसकी और भी कमिटमेंट्स थी और साथ में फिर वो कैंपस डायरेक्टर रोल भी कर रही थी. सो ओनली कमिट टू अ रोल इफ यू फील लाइक यू कैन डेडिकेट योर एंटायर टाइम टू इट. इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अब इट्स प्रीटी बेसिक टू से कि अच्छा अपॉर्चुनिटी और नेटवर्क है, बट किस तरह है? आपके पास पोर्टल है जो मिलेनियम फेलोशिप का है, उस पर यू पोस्ट एंड यू गेट टू मीट फेलोज फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. एंड वी ऑल्सो हैव व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स, लिंक्डइन पे ग्रुप्स हैं. अगर कोई लोग किसी पर्टिकुलर कॉज में इंटरेस्टेड हैं, तो दे ऑल वर्क टुगेदर ऑन दैट कॉज टू अरेंज सेमिनार्स, वर्कशॉप्स लाइक वर्चुअल वगैरह. तो इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू योर ओन कैंपस, यू गेट टू मीट पीपल फ्रॉम अ लॉट ऑफ कंट्रीज. आई वर्कड विद अ फेलो फ्रॉम युगांडा. तो इस तरह you're expanding your horizon कि आप इंटरनेशनल लोगों से भी नेटवर्किंग करें, एंड इवेंचुअली यू गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम. और जो ये ड्यूरिंग द फेलोशिप सारे सेशंस अरेंज करते हैं, आई फील लाइक उससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो भी आपके लिए नहीं है इफ यू आर गोइंग इनटू इट विद दिस माइंडसेट, बिकॉज ऑब्वियसली सोशल इम्पैक्ट तो आपका होगा ही होगा, बिकॉज दे आर कीपिंग अ स्ट्रिक्ट चेक ऑन यू, तो यू विल वर्क. बट आपका पर्सनल बेनिफिट है कि आपकी प्रोफाइल डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होती है, आपकी हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स डेवलप होती हैं, आप स्लाइड्स डेवलप करते हो, आप रिपोर्ट्स लिखते हो, वीडियो एडिट्स करते हो अपने प्रोजेक्ट की, जिससे आप काफ़ी यू आर एबल टू acquire skills that you may not have been into otherwise. जैसे
एब्सोल्युटली हेटेड कैनवा बट मैंने इस फेलोशिप की वजह से कैनवा मजबूरन सीखा था एंड नाउ इट हेल्प्स मी विद माय यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स। आप अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए कमिटमेंट दिखाते हो कि आई एम समवन हू इज़ वेरी पैशनेट एंड समवन हू वैल्यूज सस्टेनेबिलिटी एंड एज वी ऑल नो सस्टेनेबिलिटी इज द फ्यूचर। एंड इससे आप अपनी कमिटमेंट जब डेमोन्स्ट्रेट करते हो तो इट ऑल्सो शोज application committees for programs you apply to in the future that you're someone who has a holistic profile and आपने सिर्फ अपने जीपीए पे फिक्सेट नहीं किया। एंड अगेन वही बात की पोस्ट ग्रेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज में इट इज द परफेक्ट गेटवे एंड आई कैन डेफिनेटली वाउच फॉर दैट। उसके अलावा इफ यू आर सिलेक्टेड एज लाइक स्पॉटलाइट फेलो तो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बी इनवाइटेड टू द यूनाइटेड नेशंस एकेडमिक इम्पैक्ट ऑफिस व्हिच इन itself is huge. That is all that I had to share from my side, and now the floor is open for any questions that you may have. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक आई एम इन द लास्ट सेमेस्टर ऑफ माय ग्रेजुएशन, सो हम एलिजिबल हैं क्योंकि जब मैंने उसका पोर्टल ऑन किया था इसका फेलोशिप का, तो उसमें वो पूछ रहे थे कि अगर आप लाइक मास्टर के सॉरी ग्रेजुएट के लास्ट में हैं सेमेस्टर में और फिर आप अपना मास्टर्स कहाँ से करना चाह रहे हैं जिसके लिए हम अभी श्योर नहीं है, तो फिर हम इसके लिए अप्लाई करें या नहीं? अच्छा, फॉर दिस जितना मैंने जब मैं सिलेक्शन कमेटी में होती थी तो व्हाट वाज इंस्ट्रक्टेड टू अस वाज कि जो एप्लीकेंट्स हैं उनका डिसीजन जब हम देंगे व्हिच इज़ इन अगस्त, स्टार्ट ऑफ अगस्त, जैसे एप्लीकेशंस अभी क्लोज होंगी मार्च के एंड में, तो जब डिसीजन देंगे अगस्त में उसके बाद उनका एटलीस्ट एक सेमेस्टर रहता हो तो उस हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी वुड बी शेकी बिकॉज आप अभी लास्ट सेमेस्टर में हो तो आपके पास एक सेमेस्टर नहीं होगा फेलोशिप कंप्लीट करने के लिए और ये सिर्फ अंडरग्रेड स्टूडेंट्स इस पे एलिजिबल है। तो इवन दो दे डू आस्क कि आपका आगे के प्लान्स क्या हैं बट मैंडेटरी है कि आपका एटलीस्ट एक सेमेस्टर हो जिसमें आप ये फिर फेलोशिप करो। ओके, थैंक यू। No worries. Ma'am, will you provide us certificates for attending these webinars? I am actually unsure about that, वो आपको हमजा बेहतर बता सकते हैं। या श्योर, बिल्कुल। Okay, ma'am. एक चैट में भी है क्वेश्चन, उसका मैं जवाब दे दूं पहले ज़रा, उसके बाद वासिफ़ा। अच्छा चलें वासिफ़ा पहले पूछ ले, देन मैं एंड पे चैट वाले भी आंसर कर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैंने एक्चुअली ना एप्लीकेशन का जो फॉर्म है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है कि जब हमने अपना जो उन्होंने हमसे क्वेश्चंस पूछे हैं जो हम लोगों ने अंदर लिस्ट करना है, लाइक अगर मैंने भी एक सोशल इशू सोचा हुआ है माइंड में, बट मैंने उसकी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं सोची हुई है, लेकिन मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं इस सोशल पे इस बार जो यही वाला इशू है ये मैं वहाँ पर लिखूँ और मैं इस पर आगे फर्दर जो वो वर्क करूँ। तो क्या ये ज़रूरी है कि आपके पास प्रॉपर माइंड का प्लानिंग हो कि आपने ऐसे हर चीज़ करनी है, या मैं जनरल सा लिख सकती हूँ अपनी एप्लीकेशन के अंदर कि मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ, बट जब मैं मतलब बस मुझे ये थोड़ा सा है कि इसको कितना फर्दर एक्सप्लेन करना है कि आप जस्ट जनरल भी लिख सकते हो? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड सजेस्ट इज कि आप हमेशा बहुत स्पेसिफिक रहें। वो जैसे स्पेसिफिसिटी हर एप्लीकेशन में बहुत एम्फोसिस होता है उस पे। इसमें ये है कि राउंड 1 जो है उसमें आप रिलेटिवली जनरल रह सकती हो। आप अपना एक आइडिया पिच करो बट वो बहुत जेनेरिक ना हो लेकिन थोड़ा-सा स्पेसिफिक हो। राउंड 1 में फिर भी वो रिलेटिवली इतनी डिटेल नहीं एक्सपेक्ट करते। जैसे राउंड 2 के अगर आप क्वेश्चंस देखो तो उसमें वो आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल माँग रहे हैं, उसमें आपका जेनेरिक बिल्कुल नहीं चलेगा। एंड आई फील लाइक राउंड 2 में आने के लिए भी आपको ना राउंड 1 में थोड़ी-सी स्पेसिफिसिटी लानी पड़ेगी बिकॉज़ अगेन दे आर लुकिंग फॉर पीपल जिन्हें
चलो एक आइडिया है कि क्या करना है, बट उसका थोड़ा-सा एक जो वो नहीं होती डायरेक्शन, वो भी थोड़ी बहुत आपको ज़रूर चाहिए होगी। तो टू मैक्सिमाइज़ योर चांसेस आई विल ऑलवेज़ सजेस्ट कि आप स्पेसिफिक पर आएँ, ज़रूर। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि लाइक हम अपना जनरल सा आइडिया सोच के हम थोड़ी, जैसे आपने कहा कि डायरेक्शन बताएँ कि हम फर्दर इस तरह करेंगे, लेकिन एक प्रॉपर जो डिटेलिंग होती है वो हम ना ऐड कर सकें, क्योंकि उतना डिटेलिंग में सोचा नहीं है। लेकिन ये पता है कि फर्दर स्टडीज़ में या फर्दर स्टडी के बाद हम इस तरह मैं इस चीज़ को अपनी लाइफ में लेकर आऊँगी और इस तरह इसको सोशल इशू पे वर्क करूँगी या कुछ इस तरह। तो इस तरह मतलब मेन डायरेक्शंस मैं बता सकती हूँ राउंड 1 में, कि मैं प्रॉपर या डिटेलिंग अभी नहीं बताऊँ क्योंकि मुझे खुद नहीं है आइडिया। या राउंड 1 में ना वो आपको कहते भी हैं कि आप प्रपोज़ल एक प्लान दे रहे हो, एंड प्रपोज़ल प्लान्स आर ऑलवेज़ वेरी टेंटेटिव। राउंड 2 में जब वो आपको पहला क्वेश्चन ही जो मुझे याद पड़ता है वो ये इस तरह होता है कि नाउ वी वांट यू टू इलैबोरेट। जब इलैबोरेट का वर्ड आ गया उसमें फिर आपने ना डिटेल में ज़रूर जाना है। राउंड 1 में आई वुड सजेस्ट कि कोशिश करें कि फिर भी थोड़ी स्पेसिफिसिटी आए, बट ये नहीं है कि आपको राउंड 1 में ज़रूरी नहीं कि आपको सब पता हो, एंड ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी सब्जेक्ट टू चेंज। ज़रूरी नहीं जो आपने इस पे लिखा आपने वो सब करना ही करना है। जैसे मैंने लिखा था कि ना मैंने फंड रेज़र करना है, मैंने बेक सेल ऑर्गेनाइज़ करनी है एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई इवेंचुअली आई वाज़ एबल टू गेट अ स्पॉन्सर, मॉलपेट जो कंपनी है। तो इस हिसाब से फिर मैंने वो बेक सेल्स और वो फंड रेज़र्स नहीं किए क्योंकि मुझे एक स्पॉन्सर मिल गया। तो मैंने इवन तो एक आइडिया पिच किया जैसे राउंड 2 में मैंने ये लिखा था, बट मेरा प्लान चेंज हो गया जब मेरे पास एक कंपनी आ गई ऑन बोर्ड ना। तो अगेन आप जो भी लिखेंगे भी ना तो ज़रूरी नहीं आपने वो सब उस तरह करना भी है। इट्स वेरी टेंटेटिव, लेकिन राउंड 2 में आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। जैसे वो टाइमलाइन पूछेंगे कि आपने लिखना है कि अच्छा मैंने अगस्त में स्टार्ट है, तो सितंबर तक मैंने क्या-क्या अचीव करना है और मैंने फिर ये प्रोग्रेस के मेज़रमेंट के लिए क्या मेट्रिक्स रखे हुए हैं। मैंने कोई मसाइल आएँगे तो मैंने क्या कंटिजेंसी प्लान रखे हुए हैं। तो आपको जैसे एक स्वॉट एनालिसिस काफ़ी फेमस है, तो आप फॉर इंस्टेंस माय रिकमेंडेशन वुड बी कि आप वो पिच कर लो उन्हें कि अच्छा मैं अपने प्रोजेक्ट का स्वॉट एनालिसिस इस तरह करके इसलिए मैं ये दे रही हूँ, या नीड्स असेसमेंट अगर वो कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्यों है या आपकी मोटिवेशन क्या है, तो आप उन्हें स्टडीज़ बता दो कि ये मसला है, लेकिन ये गैप है, ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अगर एग्ज़िस्ट भी कर रहा है इस तरह, तो मैं ये करना चाहती हूँ। तो आपने हर चीज़ की जस्टिफिकेशन ज़रूर देनी है, राउंड 2 में डिटेल में आपको जाना पड़ेगा। राउंड 1 में फिर भी आपके पास थोड़ा मार्जिन है कि इतनी डिटेल में ना जाए। मीनवाइल मैं चैट वाले आंसर एक कर देती हूँ जो अमन ने पूछा हुआ है। तो पूछा है कि कैन वी अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप इंडिविजुअली और डू वी नीड अ ग्रुप फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटी फॉर दिस। आप इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हो, बट आपको एटलीस्ट 8 लोग चाहिए और आपके कैंपस से जो अप्लाई कर रहे हों आपके साथ। आप एज अ ग्रुप भी अप्लाई कर सकते हो, बट दोनों केसेस में एटलीस्ट 8 यू नीड 8 अदर पीपल फ्रॉम योर कैंपस। इसलिए जितना हो सके और लोगों से बात करें इस बारे में कि मुझे ये फेलोशिप मिली है, अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है, अप्लाई करते हैं, क्या पता सेलेक्ट हो जाएँ, इस तरह का। तो पिच करें ताकि आपका सिलेक्शन चांस बढ़े, बिकॉज़ कुछ एक आई रिमेंबर मेरे कोहॉर्ट से पहले बहरिया में नहीं था कभी भी कोई इनका कोहॉर्ट, और उसका भी नहीं था, क्या नाम है, आईबीए का, लेकिन इवेंचुअली इनका फिर आए थे बिकॉज़ उन लोगों ने दे स्प्रेड द वर्ड, राइट? तो इसी तरह आपकी नेटवर्किंग भी हो रही है और आपका चांस बढ़ रहा है। Assalamu alaikum, sir. Can you hear me, sir? Sir, I am first semester DVM student from UAS. तो अभी तो मेरे एग्जाम चल रहे हैं, तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू अप्लाई फॉर दिस फेलोशिप। लेकिन नेक्स्ट ईयर मैं अप्लाई अगर करूं
तो व्हाट शुड बी माय अप्रोच फॉर अप्लाइंग दिस फेलोशिप? और क्योंकि मेरी डिग्री जो है वो एनिमल केयर के रिलेटेड है, तो क्या आइडियाज फॉर एनिमल केयर टाइप जो एक्सेप्ट करते हैं? इसका आई कैन आंसर कि वो ज़रूर एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मुझे याद है कि एक मैंने जो एप्लीकेशन रिव्यू की थी और फिर मैंने वो एप्लीकेंट को सेलेक्ट भी किया था, उसमें उनके मेजर था वो फॉरेस्ट्री में था, तो उन्होंने और सॉइल साइंसेस था, तो उन्होंने अपने एरिया में ट्री प्लांटेशन और उससे रिलेवेंट प्रोजेक्ट था बेसिकली। आई कांट गो इनटू डिटेल बिकॉज़ वो कॉन्फिडेंशियल उनका था, बट द पॉइंट इज़ कि आपके मेजर से रिलेवेंट हो सकते हैं। जैसे उन्होंने आई फील लाइक एनवायरनमेंट वाले एसडीजी से रिलेट किया था और सस्टेनेबिलिटी वाले से। तो आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, आप एसडीजीज़ की लिस्ट खोलो, फिर देखो कि अच्छा मैं जो सोच रहा हूँ वो किस जगह फिट होगा, तो डेफिनिटली आपका हो सकता है। थैंक यू। अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। जी, जी। मैम मैंने 2019 से 23 का बैच था मेरा पीपीजी। अब मैं बैंकर अभी में जॉब कर रहा हूँ, तो इस तरह से मतलब कि फेलोशिप मतलब कि मैं तो एज अ सच इतना ग्रुप नहीं क्रिएट कर सकता कि 8 लोगों को, क्योंकि अब वो वाली बॉन्डिंग नहीं रही कि बंदा उनको पिच करे। तो ऐसे इंडिविजुअली भी हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? आप PPG मेरा 2023 मैसेज। में या ग्रेजुएट कर गए ना 2023 में? जी जी। तो ये ना फेलोशिप बेसिकली अंडरग्रेड स्टूडेंट्स के लिए है सिर्फ। तो अगर आप ग्रेजुएट कर चुके हैं तो आप एलिजिबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ओके। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम अस्सलाम माय नेम इज़ मोहम्मद शान और मेरा बीएस एग्री साइंस चल रहा है, 8वां सेमेस्टर है, एग्रोनॉमी मेजर है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा अभी 8th सेमेस्टर है और मेरी इंटर्नशिप चल रही है, तो क्या मैं अगर अभी अप्लाई करता हूँ तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि मेरी स्कॉलरशिप लग जाएगी? 8th सेमेस्टर आपका आखिरी सेमेस्टर है, राइट? जी मैम। अगर आपका आखिरी सेमेस्टर तो अनफॉर्चुनेटली आप एलिजिबल नहीं है, बिकॉज आपका एटलीस्ट एक सेमेस्टर होना चाहिए जो जिसमें आप ये फेलोशिप कंप्लीट करें। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, जी, जी। मेरा अभी एमएससी सेकंड है एग्रोनॉमी में, तो क्या मैं कर सकता हूँ ये फेलोशिप? नहीं, अनफॉर्चुनेटली सिर्फ अंडरग्रेड्स का एलिजिबल हैं। ये है ही सिर्फ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जिनका फिर एक सेमेस्टर रहता हो, क्योंकि ये एक पूरे सेमेस्टर की फेलोशिप है। जी मैम, थैंक यू। मैम इसमें कितनी सीट्स होती हैं जिसमें सिलेक्ट होते हैं स्टूडेंट, और कितने इसमें प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम स्टूडेंट अप्लाई करता है और उनका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया वो सीजीपीए बेस होता है या क्या इसके अलावा कोई एक्सेप्शनल केस है? अच्छा, तो मैक्सिमम जो उनकी वेबसाइट पे लिखा और जो हमें भी सजेस्ट करते हैं कि सिलेक्शन कमेटी को कि 20 से ऊपर फेलोज एक यूनिवर्सिटी से आपने नहीं चूज करना है। और एक्सेप्टेंस रेट आई थिंक 2022 में 8% थी, मुझे 23 की एग्जैक्ट याद नहीं है अभी जहन में, बट 8% थी 2022 में। सीजीपीए पे बिल्कुल भी नहीं, मतलब सीजीपीए वन थिंग आई विल ऐड कि सीजीपीए ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सब कुछ है, लेकिन इट डज नॉट डिफाइन यू एंड अ लॉट ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज वो आपके सीजीपीए से ज़्यादा आपकी ओवरऑल होलिस्टिक एक प्रोफाइल देखेंगी। मतलब ज़रूर सीजीपीए बहुत ज़रूरी है, मास्टर्स वगैरह में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा, बट फेलोशिप्स वगैरह में वो आपके आइडियाज़ देख रहे हैं, आपकी इनोवेशन देख रहे हैं, ओरिजिनलिटी देख रहे हैं, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स बाकी देख रहे हैं कि अच्छा इस बंदे ने और क्या-क्या काम किया हुआ है। उन्हें आपके सीजीपीए से नहीं, इवन एज़ फार एज़ आई रिकॉल आपसे ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं माँगते इस फेलोशिप में। वो जीपीए की एक जगह वो माँगते हैं कि आपका टोटल स्केल क्या है आपकी यूनिवर्सिटी में और फिर आपका उस स्केल पे कितना है जीपीए, और लिखते भी हैं कि आपका जो सीजीपीए दैट इज़ नॉट अ फैक्टर दैट इज़ कंसिडर्ड व्हाइल असेसिंग योर एप्लीकेशन। कहीं भी जब सिलेक्शन कमेटी रिव्यू कर रही होती है तो किसी का भी सीजीपीए हमें नहीं पता चलता।
तो बिल्कुल इस चीज़ पे नहीं जज किया जाता किसी को, इस फेलोशिप में थैंक यू मैम। एटलीस्ट। नो वरीज़। चैट में कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उनका जवाब दे देती हूँ। अच्छा, पहले शहज़ाद पूछ लें सवाल। जी, मैं दे देती हूँ। तो ये नुमान ने पूछा हुआ है कि एक स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन के लिए कितनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज सर्टिफिकेट्स होने चाहिए? फॉरेन स्कॉलरशिप्स के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटीज मस्ट हैं क्या? स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन के लिए माय सजेशन इज कि आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं वो इम्पोर्टेंट बहुत हैं। किसी भी अगर आप एक्सचेंज सेमेस्टर में अप्लाई करें, फेलोशिप में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी ओवरऑल प्रोफाइल देखी जाएगी। आपकी सिर्फ एकेडमिक्स कभी भी नहीं कंसिडर की जाएगी। आपकी जैसे वो आपकी इंटर्नशिप्स देख रहे हैं, आपके वॉलंटियर वर्क बहुत ज़रूरी है। तो जो फेलोशिप मिलेनियम फेलोशिप है, उसका जो सारा काम है, उसको फिर आपको इस तरह 2 फ़ायदे हैं कि एक ये फेलोशिप भी और फिर ये वॉलंटियर वर्क में भी कंसिडर आ जाता है। जैसे मैंने अपनी काफ़ी इरास्मस की एप्लीकेशंस के जो जैसे मैंने पब्लिक हेल्थ इन डिज़ास्टर्स में अप्लाई किया था, तो मैंने साल मतलब अपनी काफ़ी एसओपी में अपने प्रोजेक्ट के बारे में लिखा था क्योंकि वो रेलेवेंसी आ रही थी। तो आपको इससे एज ज़रूर मिलता है। और इसको सर्टिफिकेट्स का ये है कि अक्सर एप्लीकेशंस में दे डू नॉट आस्क कि आप सर्टिफिकेट्स का प्रूफ दें, बट इट इज़ बेटर कि आप दे दें अपने सीवी वगैरह में एक गूगल ड्राइव लिंक बना के अटैच कर दें, उससे आपकी क्रेडिबिलिटी आती है। बट कुछ जगह आपको सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, बट मेरा मशवरा ये है कि सर्टिफिकेट्स पे इतना फिक्सेट ना हो। आप ओवरऑल देखें कि आप किस तरह मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आपकी लर्निंग उससे कैसे हो रही है। बिकॉज़ अगर आपके पास सिर्फ सर्टिफिकेट्स हैं, आपने कुछ सीखा नहीं, तो आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट्स और लेटर ऑफ मोटिवेशन में कुछ उस तरह लिख नहीं सकेंगे, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा आपको। अगला सवाल है कि आई एम नाउ इन 6th सेमेस्टर डीवीएम। जी, जी। अच्छा मैम, मेरा 6th सेमेस्टर चल रहा है पीबीजी में, मैं जी। एलिजिबल हूँ या नहीं? जी, जी, आप एलिजिबल हैं। अच्छा, शुक्रिया। और किसी और का भी यही सवाल था कि वो 6th सेमेस्टर में डीवीएम में, तो वो भी एलिजिबल हैं। और जो 6th सेमेस्टर का किसी और का भी सवाल था एग्रीकल्चर सॉइल एंड एनवायरनमेंट में, तो वो भी एलिजिबल हैं। सारे 6th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फजर ने पूछा हुआ है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या, आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, आप कमिटमेंट डेमोन्स्ट्रेट करें सस्टेनेबिलिटी के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए, और इसमें आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए सिवाय एक रेफरेंस लेटर के। आप अपने रेफरी का ईमेल लिखते हो और फिर वो उन्हें खुद कांटेक्ट करते हैं। मैक्सिमम बस यही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बहुत एक ज़रूरी वाला है वो ये कि आपके कैंपस से और लोग भी अप्लाई कर रहे हो। दैट इज़ अबाउट इट। ये 3 से 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अंडर ग्रेड स्टूडेंट हो, 1 सेमेस्टर रहता हो और लोग भी अप्लाई कर रहे हो, एक एकेडमिक रेफरेंस लेटर। किसी ने सीजीपीए का पूछा, तो सीजीपीए रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने बताना ज़रूर होता है। एप्लीकेशन में वो पूछेंगे कि आपका क्या स्केल है यूनिवर्सिटी का सीजीपीए का क्राइटेरिया, और फिर आपका क्या उस स्केल पे सीजीपीए। बट आपका कोई मिनिमम मतलब इन लोगों ने क्राइटेरिया सेट नहीं किया हुआ, ना वो आपको जज करेंगे आपके सीजीपीए की बेसिस पे। अच्छा, ये काफ़ी अच्छा सवाल है कि अगर ग्रुप से कोई सिलेक्ट नहीं हो सकता तो पूरा ग्रुप रिजेक्ट हो जाता है क्या? ऐसा नहीं होता। बेसिकली अगर आपका एक प्रोजेक्ट आइडिया है ना, तो वो एक आइडिया है, उसमें जो फिर आपके ऐसे आंसर्स हैं वो डिफरेंट होंगे। अगर किसी के सेम होते हैं, जैसे मुझे याद है जब मैंने एप्लीकेशन रिव्यू की थी सिलेक्शन कमेटी में, तो लोगों ने बिल्कुल कॉपी पेस्ट किए हुए थे एक दूसरे के आंसर्स, तो वो तो सब रिजेक्ट सीधा हो गए। आपने अपने एसेस शेयर इस तरह किसी से नहीं करना कि सेम ना हो, आपका अपना आइडिया होगा। अगर वो पूछ रहे हैं कि व्हाट मेक्स यू अ गुड फिट फॉर द फेलोशिप, या कभी आपने ऐसी कमिटमेंट दिखाई हो, तो उसमें अगर मेरे कुछ और एक्सपीरियंस है तो किसी और का कुछ और होगा, वो सेम नहीं हो सकता।
तो अगर मुझे लगे कि एप्लीकेंट ए में पोटेंशियल है उनके एक्सपीरियंसेस की वजह से और एप्लीकेंट बी में मुझे थोड़ी वो लग रही हो कि उन्होंने उस तरह कन्वे नहीं किया हुआ, तो मैं एप्लीकेंट ए को चूज़ कर लूँगी। बेशक उनका प्रोजेक्ट आइडिया सेम होगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज़ लॉन्ग एज़ बेयर मिनिमम वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो रहा है कि 8 लोग आपके कैंपस से वैसे सिलेक्ट हो जाएँ। अगर आप एज़ अ ग्रुप अप्लाई करें, ज़रूरी नहीं कि पूरा ग्रुप में से जो अप्लाई करे वो सब सिलेक्ट भी हो जाए। तो इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन योर एसेज एंड स्पेशली राउंड 2 बिकॉज़ वो बहुत इंडिविजुअलाइज़्ड है, तो उस पे आपने बहुत थॉटफुली बैठ के अपने आंसर्स क्राफ्ट करने हैं। एट लोगों का अप्लाई करना लाजमी है। अगर 8 लोग राउंड 1 में आपके कैंपस से एटलीस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आप राउंड 2 पे प्रोग्रेस करोगे। और फिर उसमें भी डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन की क्वालिटी उन्हें उस हिसाब से अच्छी लगे कि नहीं। अच्छा, सिलेक्शन चांस में honestly I feel like even when I was reviewing applications I couldn't figure it out कि individual projects का ज़्यादा चांस है या ग्रुप प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा चांस है। बट अगेन इट डिपेंड्स कि आप कितना अच्छा आइडिया पिच कर रहे हैं और आप अपनी एप्लीकेशन किस तरह स्ट्रक्चर करें। लाइक कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है इसमें। इतना मुझे डिफरेंस ऑनेस्टली नहीं फील हुआ था कि अच्छा जो एज अ ग्रुप अप्लाई कर रहे हैं मैंने उनकी एप्लीकेशन मुझे बेहतर लग रही है या वो ज़्यादा लोग सिलेक्ट हो रहे हैं इन कंपेरिजन टू अगर कोई अकेला कर रहा है। जैसे मेरे बैच में काफ़ी लोगों ने एज अ ग्रुप अप्लाई किया था। आई रिकॉल जैसे मैंने जब 2022 की क्लास में मैं ग्रेजुएट इसमें हुई थी, तो 23 में मेरी क्लास से 5-6 लोगों ने मिलकर एक ग्रुप में अप्लाई किया था, तो उसमें से नन ऑफ देम गॉट थ्रू। और मैंने उससे पिछले साल अकेले बिल्कुल अप्लाई किया था, तो मेरा हो गया था। तो आई फील लाइक इट डिपेंड्स कि आप अपनी एप्लीकेशन किस तरह स्ट्रक्चर कर रहे हो ऑनेस्टली। इसमें नहीं है कि अगर एज अ ग्रुप करो तो ज़्यादा चांस है या अकेले। नहीं, रेफरेंस लेटर अगेन इसमें भी देयर आर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा आप रैंकिंग देखें अपने प्रोफ़ेसर वगैरह की कि वो एसोसिएट प्रोफ़ेसर हो या असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हो। आई फील लाइक दैट मैटर्स मोर जब आप ग्रेजुएट स्कूल एप्लीकेशंस पे काम कर रहे होते हो। और उसमें भी मेरा मशवरा होता है कि आप किसी से रिकमेंडेशन लेटर लो जो कि एक आपको पता हो कि वो लाज़मी सबमिट करेंगे आपका रेफरेंस लेटर। अक्सर होता है कि आपको प्रोफ़ेसर्स के बहुत पीछे पड़ना पड़ता है, तो चूज़ योर referees very wisely और choose someone who can comment on your candidature, जो आपको पर्सनली जानता हो। तो मेरे हिसाब से ऑनेस्टली रैंकिंग्स डू नॉट मैटर। मैंने लेक्चरर से एक अपनी बहुत अच्छी सपोर्टिव थी, मैंने उनसे लिया था। मैंने इवन जैसे एरास्मस के प्रोग्राम पर हुए उसमें मैंने एक असिस्टेंट प्रोफेसर से लिया था और एक लेक्चरर से लिया था, बट इवेंचुअली हो गया। तो आई डोंट थिंक दे मैटर एज लॉन्ग एज वो आपकी क्वालिटीज़ पे कमेंट करें। डिटेल ओरिएंटेड एक पेज से ज़्यादा आई वुड नेवर रिकमेंड कि आपका रिकमेंडेशन लेटर या रेफरेंस लेटर जाए, और उसमें भी वो आपके क्वालिटीज़ पे फोकस करें। अब पाकिस्तान में अक्सर इनों के प्रोफेसर कहते हैं अच्छा खुद लिख के ला दो, मैं साइन कर दूंगा कर दूंगी, तो आपको वो खुद ही लिखना होता है ऑफन टाइम्स, एंड वो सबमिट कर देते हैं। अक्सर टाइम्स आई नो वो सबमिट भी नहीं करते, आप बेशक दे भी दो। लाइक आई हैड अ वेरी हॉरेबल एक्सपीरियंस 2-3 उनके साथ। तो आपको स्मार्टली चूज़ करना होगा कि ऐसे चूज़ करें जो सबमिट भी करें। उन्हें ईमेल चला गया मिलेनियम फेलोशिप वालों की तरफ से, उन्होंने सबमिट भी नहीं किया। और डिटेल ओरिएंटेड अगर आप अपना खुद लिख रहे हैं, जिसका सबसे ज़्यादा चांस है कि आप खुद ही लिख रहे होंगे, तो 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करें अपने रेफरेंस लेटर को। फर्स्ट में आप बताएं कि मतलब उनके बिहाफ पे कि हाउ दे नो यू, कितने अरसे से, किस कैपेसिटी में। फिर अगले में वो कमेंट करें आपकी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ पर, वो उसके कंक्रीट प्रूफ दें। सिर्फ हवा में बातें ना हो कि अच्छा XYZ इज़ अ वेरी कमिटेड डिलिजेंट इंडिविजुअल। नहीं, वो किस तरह डिलिजेंट है। क्या उन्होंने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर्स प्रोफेसर ने या टीचर ने ऑब्जर्व किया कि उन्होंने की हैं जिससे उनकी कम्युनिटी के लिए कमिटमेंट शो हो रही है। या वो कभी जैसे मेरी प्रोफेसर ने लिखा कि वो औरों को उन्होंने कहा कि मेरे पब्लिक हेल्थ का था, तो उन्होंने कहा कि आंसर्स पढ़ें फाइनल पेपर में, पेपर रिव्यू पे। तो वो कोई आंसर था कि हेल्थ केयर बैरियर्स क्या हैं, तो वो एनालिटिकल सा था, उसमें उन्होंने मेरा आंसर्स बाकियों को पढ़ने को कहा फॉर इंस्टेंस। तो वो डायरेक्ट लिंक कर रहा था मेरे प्रोजेक्ट से। तो आपने कनेक्शंस ड्रॉ करने, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं जाना कि आपके 2 पेजेस पे जाए। और स्लैंग लैंग्वेज बिल्कुल नहीं यूज़ करनी, बहुत फॉर्मल रहना है इसमें।
या बिल्कुल, बिल्कुल इंशाल्लाह। दूसरा मैं अपना ईमेल भी लीव कर देती हूँ अगर किसी को क्वेश्चंस हैं बाद में, या लिंक्डइन पे रीच आउट कर लें, मेरा यही नाम है लिंक्डइन पर भी। तो किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, अपने एसेस रिव्यू कराने हैं, मेरे एग्ज़ाम्स अभी ख़त्म नहीं हुए बट लाइक आई हैव अ गैप, अब मेरा एग्ज़ाम अगले मंडे को है। तो अगर किसी ने अपनी एप्लीकेशन रिव्यू करानी है तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू गो थ्रू इट। एंड आई एग्री, लोगों को इसके बारे में इतना नहीं पता, बट which is very unfortunate and shocking to me as well, but honestly I cannot recommend this opportunity enough। इससे आपकी लर्निंग बहुत होगी, आपकी नेटवर्किंग होगी, और ये डेफिनेटली आपको आगे आपके एंडेवर्स में ज़रूर हेल्प करेगा, वेदर इट्स कोई और फेलोशिप में आप अप्लाई करें और योर मास्टर्स जर्नी, बिकॉज दीज थिंग्स मैटर। आपकी एक होलिस्टिक प्रोफाइल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you for having me. Allah Hafiz.